जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार हनु ग्लोबल स्टडीज में। और जैसे कि आपको मालूम है कि परीक्षा वाणी की सीरीज को दोबारा से स्टार्ट किया है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे तैयार करते हैं और देखते हैं इसमें जरा हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है उस पार्ट पर हम लोग काम करके चलते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर थारू जनजाति, इससे पहले हम लोग जौन सारी जनजातियों के विषय में बात कर चुके हैं। थारू जनजाति में जो आवश्यक चीजें हैं पढ़ने की और जो चीजें हमें मेन है नोट करने की, उन सभी को नोट कर लेंगे। आइए जरा मिलते हैं थारू जनजाति के साथ में हम लोग। देखिए जरा थारू ऊधम सिंह नगर जिले में अधिकांश देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से ऊधम सिंह नगर जिले में और ऊधम सिंह नगर के भी खटीमा में, किच्छा में, नानकमत्ता में, सितारगंज में लगभग 141 गांव में निवास करने वाले थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। हमने कहा जो थारू समुदाय है जनसंख्या की दृष्टि से, अंडरलाइन करेंगे ये बात, थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जनसंख्या की दृष्टि से। ऊधम सिंह नगर जिले का खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज 141 गांव में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय देखने को मिलते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक थारू कहाँ मिलते हैं? ऊधम सिंह नगर जिले में मिलते हैं। और ऊधम सिंह नगर जिले में जो मिलते हैं ये खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। हम लोग अंडरलाइन करेंगे ये बात। थारू समुदाय जनसंख्या में सबसे बड़ा है, उत्तराखंड का भी और कुमाऊं का भी सबसे बड़ा समुदाय जनसंख्या में। दूसरा हम लोग पढ़कर चले पिछले क्लास में, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? जौनसारी। आइए जरा इसी के साथ में बात करते हैं। थारू समुदाय देखो जरा पश्चिम में महाकाली नदी और तराई भाबर क्षेत्रों में फैले पड़े हैं, मतलब नेपाल वाले एरिया के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे। ऊधम सिंह नगर में लगे हुए हैं और नीचे तराई भाबर क्षेत्र में लगे हुए एरिया में, यहाँ पर तराई भाबर जो ऊधम सिंह नगर का नीचे का एरिया है वहां पर कौन मिल रहे? थारू लोग सर्वाधिक देखने को मिल रहे हैं। तो थारू लोगों का मुख्य निवासी स्थान कहां पर बना हुआ है? ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक रहते हैं जी थारू लोग। आइए जरा बात करते हैं थारू लोगों के विषय में हम लोग जी। उत्पत्ति की बात करते हैं थारू लोगों की, यहां से प्रश्न बन जाता है। सामान्यतः थारुओं की उत्पत्ति किरात वंश को माना जाता है, अंडरलाइन करेंगे किरात वंश। इनकी जो उत्पत्ति है किरात वंश से मानते हैं, जो थारू शब्द थारू जनजाति को मानकर चलते हैं। इसी के साथ में थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ विद्वान राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने वाले इन्हें बताते हैं और कुछ विद्वान इन्हें राणा प्रताप का वंशज कहने के कारण इनका नाम थारू पड़ा है। तो हमने कहा राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर रहे, इस कारण से भी कहा, और राणा प्रताप के वंशज भी इन्हें मान रहे अपने आप को कुछ लोग जी थारू लोग, और किरात वंश के भी मानते हैं थारू लोग जी। तो अलग अलग बातें रही है थारू शब्द में, हमें देखकर चलना है। जो मुख्य बात है हमने कहा महाराणा प्रताप के वंशज माना, थार मरुस्थल से आए हुए माना और किरात वंश के माना। 3 पॉइंटों को पकड़ोगे बस। राजस्थान के थार मरुस्थल से आए हुए माना, थारू शब्द की उत्पत्ति राजस्थान के थार मरुस्थल से बताई, राणा प्रताप के वंशज माना और किरात वंश के माना है अधिकांश विद्वानों ने इन्हें जी यहाँ पर थारू लोगों को। आइए जरा थारू लोग जो हम लोग देखकर चलते हैं इनकी उत्पत्ति में देखते हैं। थारू लोग माता की ओर से राजपूत और पिता की ओर से भील उत्पत्ति के हैं, ऐसा बताया गया। यहीं पर एक बात को नोट करके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर जी। हमने कहा जो थारू लोग हैं, थारू लोग हम लोग कहेंगे माता की ओर से क्या कहलाए? माता की ओर से राजपूत, कहलाए। और पिता की ओर से हम लोग देखेंगे, पिता की ओर से क्या कहलाए? पिता की ओर से भील उत्पत्ति के हैं, पिता की ओर से भील उत्पत्ति के थारू लोग, पिता की ओर से भील उत्पत्ति के थारू लोग कहलाए। राणा प्रताप के वंशज थार मरुस्थल से आए हैं, किरात वंश के माना गया है थारू लोगों को। मुख्य बात बताई जी हम लोगों ने आपको जी। आइए जरा ये चित्तौड़ से लंका लड़ाई में गए थे ऐसा बताया गया, वहां डर के कारण थर थर कांपने लगे, इस कारण से इनका नाम थारू भी पड़ा। कुछ विद्वान मानकर चले हैं इन बातों को, लेकिन मेन पॉइंट हम लोग आपको अंडरलाइन करवा चुके हैं। मुख्य क्षेत्र इनका तराई क्षेत्र है वो याद रखेंगे, ऊपर अंडरलाइन करवा चुके हैं। शारीरिक गठन में देखेंगे नाक कैसा है इनका? समतल है, चौड़ी मुख मिलती है, पीला वर्ण मिलता है, रंग पीला मिलता है, छोटे कद के मिलते हैं और कैसे देखने में लगते हैं? मंगोल प्रजाति के समान देखने को मिलते हैं, अत्यधिक निकट है, मंगोल प्रजाति के समान देखने को मिलते हैं। शारीरिक गठन में थारू लोग मंगोल प्रजाति के समान है ये लोग जी।
भाषा देखो, इनकी भाषा मुख्य है। भाषा में कौन सी भाषा? इनकी थारू लोगों की भाषा में अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भावरी, ये मुख्य भाषा है इनकी। यहां पर हम लोग पढ़कर चलते हैं थारू लोगों में। आइए जरा भाषा के साथ में आगे चलेंगे हम। इनकी वेशभूषा देखें, जो वेशभूषा पर बात करें, इनकी वेशभूषा में हिंदुत्व के प्रतीक है ये भी, तो हिंदू लोगों के समान देखने को मिलती है वेशभूषा इनकी। उसी के समान में वेशभूषा में आगे कुछ इंपोर्टेंट मिलेगा तो अंडरलाइन करते हैं, अन्यथा छोड़ के चलेंगे क्योंकि सारी बातें पढ़ने की नहीं होती है। देखो जरा आवास देखो, आवास में हम लोग देखें, ये लोग अपना मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते हैं। तो लकड़ी और पत्तों से अपने मकान को तैयार करते हैं, जो हम लोग देखकर चलते हैं। जो इनका हम लोग आवास देख रहे हैं जी, आवास में हम लोग देखकर चलते हैं। इनका जो आवास पढ़ेंगे हम लोग सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? आवास मिलेगा उधम सिंह नगर में। लकड़ियों से बना हुआ जो इनका आवास है वो उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। आइए जरा जी, यहां पर कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान दे। राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के थारू जनजाति के 7 गांव प्रसिद्ध रहे जी। उनमें फुलैया, सेजना, पहनिया, सबेरा, भुंडिया, थारू और कुत्रा और भुड़थनी को स्मार्ट विलेज बनाए जाने के लिए रूबरन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया। तो उधम सिंह नगर के 7 गांव को रूबरन क्लस्टर में शामिल करके स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, जो थारू जनजाति के गांव हैं। 7 गांव को थारू जनजाति के रूबरन क्लस्टर में शामिल करके उन्हें वहां पर विशेष जोर दे करके हम लोग देखेंगे उनका विकास किया जा रहा है। भोजन देखो कैसा है इनका भोजन। भोजन, मुख्य भोजन चावल और मछली है, बहुत इंपोर्टेंट है। इनका मुख्य भोजन मिला है चावल और मछली यहाँ पर जी, जो मुख्य भोजन में इनके पढ़कर चलते हैं। इसके अतिरिक्त दूध, दही, मांस, अंडा भी मुख्य है, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे चावल और मछली मुख्य भोजन है। दूसरे नंबर पर इनका मुख्य पेय पदार्थ तंबाकू और मदिरा मुख्य पीने योग्य पदार्थ है इनका। और मदिरा से ये क्या करते हैं? चावल द्वारा तैयार करते हैं शराब, और उस शराब को बोलते हैं जाड़। तो मदिरा क्या है? मदिरा वे चावल द्वारा स्वयं बनाते हैं जिसे जाड़ कहते हैं जी। तो मदिरा तैयार करते हैं। जाड़ शराब पीने का रिवाज किसमें मिल रहा है? थारू लोगों में जाड़ शराब पीने का रिवाज मिल रहा है थारू लोगों में। आइए जरा सामाजिक स्वरूप। सामाजिक रूप से कई गोत्रों और जातियों या कुरियों में, गोत्र, जाति या कुरी, हमने कहा गोत्र या जाति या कुरी एक ही बात है। गोत्र को ये कुरी भी कहते हैं। बटे हुए जी कई गोत्रों में या जाति में, कुरी में, जिनमें से देखो उल्लेखनीय थारू जनजाति के गोत्र या घरानों के को क्या बोलते हैं? कुरी कहते हैं। गोत्र या घरानों को ये कुरी कहते हैं। मुख्य गोत्र कौन से? बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रत्या, महतो, डहेत मुख्य गोत्र या घराने हैं। इनके अंडरलाइन रखेंगे, बड़वायक, बट्टा, रावत, व्रत्या, महतो, डहेत। ये किन के गोत्र या हम लोग देखकर चलेंगे? किसके मिलेंगे? थारू के मिलेंगे। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। बदला विवाह अर्थात बहनों का आदान प्रदान होता था, लेकिन अब इनमें 3 टिकटी प्रथा चल रही है। हमने कहा बदला विवाह को क्या बोलते हैं? अब 3 टिकटी प्रथा के नाम से जानते हैं बदला विवाह को। अब ये तो 3 टिकटी प्रथा के नाम से जानते हैं बदला विवाह। दोनों पक्ष की ओर से विवाह तय कर लेने को क्या कहते हैं? पक्की पोड़ी। तो पक्की पोड़ी किसे कहेंगे? जब विवाह तय हो जाए। विवाह तय होने को पक्की पोड़ी के नाम से जानकर चलेंगे। आइए आगे। और सगाई रस्म को किस नाम से पुकारेंगे? सगाई रस्म को कहेंगे अपना पराया। जब सगाई रस्म होती है तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? अपना पराया। जब विवाह तय होता है उसे कहते हैं जी पक्की पोड़ी। और देखो जो बदला विवाह है, आदान प्रदान होता है बहनों का, उसे कहते हैं 3 टिकटी। यहां पर किस रस्म को क्या बोलते हैं ये अंडरलाइन करके चलना हमें। हमने कहा अपना पराया कौन है? सगाई रस्म है। और 3 टिकटी क्या है? बदला विवाह है। और पक्की पोड़ी क्या है? दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय होना पक्की पोड़ी कहलाया। आगे देखो, अब देखो जो मिला यहां पर ध्यान देंगे। विवाह से लगभग 10-15 दिन पहले लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं और विवाह की तिथि निश्चित करते हैं।
इस रस्म को बात कट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर बात कट्टी किसे कहे? विवाह की तिथि निश्चित करने को बात कट्टी कहे, सगाई रस्म को अपना पराया कहे, और विवाह तय करने को पक्की पोड़ी कहे, और तिथि निश्चित करने को बात कट्टी कहे। और विवाह अधिकांशतः कब होता है? माघ या फुलेरा दूज को इनका विवाह होता है अधिकांशतः, और माघ फुलेरा दूज को इनका विवाह किया जाता है। होता क्या है? विवाह के बाद लड़की एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ वापस लौट जाती है। एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, जब विवाह होता है तो एक दिन के लिए लड़के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ वापस लौट जाती है। विवाह के 2 या 3 माह बाद, 2 या 3 माह बाद विवाह के चैत्र या बैसाख माह में लड़की फिर स्थायी रूप से अपने पति के घर आती है, और इस रस्म को कहते हैं चाला। तो चाला क्या है? हमने कहा विवाह के 2-3 माह बाद स्थायी रूप से जब लड़की अपने पति के घर आती है उसे चाला कहते हैं। किस प्रथा को क्या बोलकर चलते हैं, ये अंडरलाइन करके चलना, पेपर में उठी हुई प्रथा है, कई बार पूछी गई है ये प्रथा है। 3 टिकटी पक्की पोड़ी कई बार आ चुकी है पेपर में, इसलिए अंडरलाइन करके चला। चाला अभी आया था जी पेपर में। आगे देखो जरा, थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। थारू जनजाति में विधवा विवाह भी करते हैं, और यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गोना या चाला ना आया हो, अभी पीछे पड़ा चाला किसे कहते हैं? जिसका गोना या चाला ना आया हो, या और उसका पति मर जाए पहले ही वहां पर, तो लड़की का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी वालों को एक भोज देता है। इस प्रकार के विवाह भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। तो लठ भरवा भोज प्रणाली किस में चलती है? हमने कहा थारू लोगों में चलती है लठ भरवा भोज प्रणाली। थारू लोगों में लठ भरवा भोज देखने को मिलता है। हमने कहा जिस लड़की का चाला न गया हो उस लड़की का दोबारा से विवाह किया जाता है, किसी के घर भेजकर हम लोग देते हैं, उसे कहते हैं लठ भरवा भोज देते हैं उसमें जी। थारू जनजाति मुख्यतः एक पत्नी विवाह प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है थारू लोगों में। बहुपत्नी विवाह, आगे देखो जरा, एक से अधिक पत्नी क्या है? एक से अधिक पति रख सकती है। और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है, उच्च स्थान मिला हुआ है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर माता की प्रधानता देखने को मिलती है। हम लोग कहेंगे इस समाज में क्या है? थारू लोगों के समाज में मात्र सत्तात्मकता, अर्थात माता की प्रधानता। माता की प्रधानता मतलब परिवार में जो है माता की अधिक बातें सुनी जाती है, माता के अनुसार काम किया जाता है, माता मुखिया है परिवार में थारू लोगों में, जबकि जौनसारी में पिता की प्रधानता थी। आइए जरा, लिखा भी देखो यहां, सामान्यतः संयुक्त व एकाकी परिवार प्रथा मिलती है जिसमें मुखिया परिवार सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। हमने कहा माता की प्रधानता होती है, इसमें देखकर चलेंगे। यहां पर हमने विवाह से संबंधित बात पढ़ी है, लठ भरवा भोज को पढ़ा है। एक बात और बता दें हम लोग यहाँ पर थारू जनजाति में जो तलाक होता है, थारू जनजाति में तलाक को क्या बोलते हैं? तलाक को क्या कहते हैं? तलाक को थारू जनजाति में उरारी कहते हैं। तलाक को उरारी। तो उरारी क्या है? उरारी कहते हैं तलाक को थारू जनजाति में। थारू जनजाति में तलाक को उरारी कहकर चलते हैं, अंडरलाइन करके चलेंगे। आगे देखो, उरारी कहते हैं थारू जनजाति में तलाक को। धर्म देखे जरा, धर्म के विषय में सामान्यतः थारू लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं जो थारू लोग है। मुख्य देवता याद रखेंगे, 55 मुख्य देवता, खड़गाभूत और भूमिया या बड़ा बाबा। बहुत मुख्य देवता है भूमिया, बड़ा बाबा, 55 और खड़गाभूत। कोरोदेव, राकत और कलवा, 3 देवता ये भी याद रखें। ये किनके मुख्य देवता है? थारू लोगों के मुख्य देवता है जो हम लोग पढ़ते हैं। आगे एक काली और नगरियाई देवी मुख्य देवी है इनकी। तो मुख्य देवी काली या नगरियाई देवी हम लोग पढ़कर चलते हैं। काली या नगरियाई देवी मुख्य देवी है, जो काली और नगरियाई देवी को हम लोग पढ़ते हैं। तो इन देवताओं के नाम याद रखने, जितने अंडरलाइन कराए सारे देखकर चलने हैं इसमें जी। पेपर में उठता है कोई भी एक नाम। भूमिया बड़ा बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जी। कोरोदेव, राकत, कलवा, 55 खड़गाभूत और काली नगरियाई देवी मुख्य यहाँ पर हम लोग पढ़कर चलेंगे जी। आगे देखें, त्योहार।
त्योहार में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो त्योहार है थारू जनजाति में, त्योहार की बात देखें जरा। बजहर त्योहार इनका मुख्य त्योहार है, ये बात अंडरलाइन करेंगे, जो ज्येष्ठ या बैसाख माह में बनाते हैं, ज्येष्ठ या बैसाख माह में, इस बात को भी अंडरलाइन करेंगे। बजहर मुख्य त्योहार है। होली कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा से, फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाई जाती है होली। और इनका मुख्य देखो, जिसमें क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो किस अवसर पर खिचड़ी नृत्य होता है? होली पर खिचड़ी नृत्य होता है, अंडरलाइन करके चलना, बहुत मुख्य बात है। थारू जनजाति को देखते हैं, बजहर त्योहार मुख्य बैसाख या ज्येष्ठ माह में मनाते हैं, और फाल्गुन पूर्णिमा को ये क्या करते हैं? होली, और उस अवसर पर क्या करते हैं? खिचड़ी नृत्य करके चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखेंगे। थारू जनजाति के लोग दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये बात में इंपॉर्टेंट है, शोक रूप में मनाते हैं दीपावली त्योहार को। हम लोग देखते हैं थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन वे अपने मरे हुए पूर्वजों को या परिजनों को याद करते हैं, जो दीपावली के दिन में अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं, शोक पर्व के रूप में इसलिए मनाकर चलते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर जी, खिचड़ी नृत्य इनका प्रसिद्ध है। एक नृत्य और बता देते हैं हम लोग यहाँ पर, थारू लोगों का नृत्य और कौन सा प्रसिद्ध है थारू लोगों का? उस नृत्य का नाम लिख देते हैं लहचारी। लहचारी नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य है, लहचारी। और लहचारी के साथ एक झुमड़ा नृत्य इनका प्रसिद्ध है। लहचारी और झुमड़ा दो नृत्य हम इनके लिखकर चल रहे, लहचारी और झुमड़ा नृत्य इनके लिखकर चल रहे हैं हम लोग। प्रसिद्ध नृत्य जी इनके हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जी जो पढ़कर चलेंगे, देखिए जरा। तो थारू जनजाति के विषय में हमने बजहर त्योहार पढ़ा। मुख्य त्योहार बजहर ज्येष्ठ बैसाख माह में है, और उसके बाद होली मनाते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को। होली पर करते हैं खिचड़ी नृत्य, और शोक के रूप में मनाते हैं दीपावली को। अपने मरे हुए परिजनों को, परिवारजनों को याद करते हैं दीपावली पर, या पूर्वजों को याद करते हैं। मुख्य नृत्य इनका खिचड़ी कब मनाते हैं? होली पर करते हैं खिचड़ी। और अन्य नृत्य लहचारी और झुमड़ा भी है। राजनीतिक व्यवस्था में इनकी अपनी पंचायतें और ग्रामीण अदालतें होती है। यहाँ पर जी अपनी पंचायतें इनकी मिलती है देखने को यहाँ पर जी। और राजनीतिक पंचायत में हम लोग देखकर चलते हैं, जो मिलता है राजनीतिक पंचायत में, एक शब्द देखेंगे यहाँ पर। राजनीतिक पंचायत में हम लोग थारू जनजाति में जो बिरादरी पंचायत है 4 प्रकार की देखने को मिलती है। हमने कहा बिरादरी पंचायत यहाँ पर 4 प्रकार की देखने को मिलती है बिरादरी पंचायत, जिनमें एक नाम मिलता है यहाँ पर जी चौधरी। हम लोग देखकर चलते हैं, चौधरी एक नाम मिलता है यहाँ पर जी, चौधरी को ही कहते हैं महतो। चौधरी या महतो एक नाम है यहाँ पर जी, चौधरी या महतो ये एक नाम है। और नंबर 2 पर क्या देखने को मिलता है? बड़धेर देखने को मिलता है नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर क्या देखने को मिलता है? नंबर 3 पर भले मानस यहाँ पर भले मानस इनके हम लोग देखकर चलेंगे पंचायत का नाम है। नंबर 4 पर क्या मिलता है? नंबर 4 पर मिलता है चौकीदार। तो हमने कहा बिरादरी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी देखने को मिलते हैं। इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है हम लोग कहेंगे पंचायत का नाम है बिरादरी पंचायत हम लोग पढ़े। और जो बिरादरी पंचायत हम लोग देख रहे हैं यहां पर जी, हमने कहा बिरादरी पंचायत मिली है बिरादरी पंचायत को जाने। और जो बिरादरी पंचायत है इसमें क्या है? 4 प्रकार के अधिकारी। और 4 प्रकार के अधिकारी कौन है? वे नाम लिखे हमने, ये रहे जी 4 प्रकार के अधिकारी ये हैं। हमने कहा 4 प्रकार के अधिकारी ये देखने को मिले, चौधरी या महतो, भले मानस, बड़धेर और चौकीदार। सबसे प्रसिद्ध अधिकारी कौन मिला यहाँ पर जी? चौधरी या महतो सबसे प्रसिद्ध अधिकारी है चौधरी या महतो। आगे चले जाए। अर्थव्यवस्था में जब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग देखकर चलेंगे। अर्थव्यवस्था का मुख्य क्या है जी? व्यवसाय हम लोग देखें कृषि और पशुपालन। मुख्य कृषि, पशुपालन और आखेट, 3 याद रखेंगे। सामान्यतः इनकी अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे? थारू लोग हम लोग देखेंगे सीधे स्वभाव के हैं यहाँ पर, और कृषि, पशुपालन और आखेट करते हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र के थारू लोग स्थायी किसान और पशुपालक
व आखेटक होते हैं। तीनों को अंडरलाइन करेंगे। स्थायी किसान के बाद पशुपालक और आखेटक होते हैं जो कुमाऊं क्षेत्र के तराई क्षेत्र में मिलते हैं। और भारत नेपाल के दक्षिण पूर्व में रहने वाले जो थारू है वे चलवासी कृषक, मतलब एक स्थान पर नहीं रहते हैं, स्थायी नहीं है, चलते रहते हैं, इधर उधर में कृषि करते रहते हैं। और आखेटक होते हैं मुख्य रूप से धान की खेती करने वाले होते हैं जी। मुख्य रूप से इनकी फसल में धान मुख्य अंडरलाइन करके चलेंगे अर्थव्यवस्था में। थारू जनजाति में आखेटक करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रश्न ये है। हम लोग कहेंगे यहां पर जी थारू जनजाति में। अब देखते हैं आगे लिखा या नहीं, यहां पर जी नहीं लिखा है, तो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर जी थारू जनजाति में, थारू लोगों में आखेटक करने वाले को, आखेटक मतलब शिकार करने वाले को, आखेटक मतलब शिकार करने वाले को क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं खाबर कहते हैं, खाबर कहते हैं। शिकार करने वाले को खाबर कहते हैं। हमने कहा थारू जनजाति में शिकार करने वाले को किस नाम से जानकर चलेंगे, तो खाबर के नाम से जानकर चलेंगे हम लोग यहां पर जी। तो हमने खाबर पढ़ा है किसे जी, यहां पर जानेंगे थारू लोगों को खाबर के नाम से जानकर चले हैं। तो हमने यहां पर इनकी जो देखकर चले हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहां पर जी, हमने पढ़ा इनके यहां पर जी अर्थव्यवस्था को जानकर चले इन लोगों की हम लोग जी। इनकी एक देवी का नाम बता देते हैं। धार्मिक व्यवस्था में हम लोगों ने धर्म भी पढ़ाना है यहाँ पर जी, देखो धर्म पढ़ाइए। इनमें हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर जी, धर्म में एक बात लिखवा देते हैं, ध्यान देना जरा। फसल की रक्षा देवी, इनकी हम लोग पढ़े फसल की रक्षा देवी। थारू लोगों में फसल की रक्षा देवी कौन है, क्योंकि किसान भी है ये, आखेटक भी है, हमने जाना। इनकी फसल की रक्षा देवी कौन है, जगमथिया देवी फसल की रक्षा देवी रही इनकी यहां पर, जगमथिया देवी हम लोग अंडरलाइन करके देंगे। और धान की बुआई के बाद किसकी पूजा करते हैं ये लोग, हमने कहा धान की बुआई हमने कहा जो धान की बुआई है उसके बाद किसकी पूजा करेंगे ये लोग जी, धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं, अपनी फसल की रक्षा के लिए हरिया पूजा करते हैं। धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं थारू लोग। तो जो इंपोर्टेंट बात थी थारू लोगों से संबंधित वो बात हम लोगों ने नोट कर ली है, और वही बात हम लोगों ने अंडरलाइन कर ली है जो किताब में दी गई थी, थारू लोगों से संबंधित जो बातें हम लोगों ने पढ़ी है। तो हम लोगों ने थारू लोगों पर बात पढ़ी है, और उधर किस पर बात देखकर चले हम लोग यहाँ पर जी, जौनसारी समाज को हम लोग पढ़ चुके हैं, जौनसारी समाज के विषय में जी। आगे हमारी भोटिया और क्या रह गई है यहाँ पर जी, बोक्सा जनजाति रह रही है जो हम लोग पढ़े, और एक राज्य जनजाति रह रही है यहाँ पर। तो देखे जरा यहाँ पर जी, हम लोग देखे एक जनजाति कौन सी मिल रही है आपको देखने को। अब यहाँ पर जी ये मिल रही जी भोटिया, ये भोटिया जनजाति आपके पास रह रही है। इसमें क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए, आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। हम लोग ध्यान से अच्छे से पिछली जनजाति पढ़ी थी, एक आज पढ़ी है, दोनों को मिलाकर के अंडरलाइन करना और दोनों को एक साथ में पढ़ना। आप पढ़ने के तरीके में रिवाइज ज्यादा लेकर चलना है। पिछले वाली क्लास में जो अंडरलाइन किया था जौनसारी का, और आज उसके साथ में अंडरलाइन हम लोगों ने थारू को किया है। दोनों बड़ी जनजाति है, दोनों को एक साथ में रिवाइज करना ताकि आप लोग अच्छी स्पीड से पढ़ना सीख लो और कंटेस्ट ज्यादा हो जाए चीजें। नेक्स्ट अगली जनजाति को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं, टॉपिक में मिलते हैं, एक या दो जनजाति को समाप्त करते हैं, 2 क्लास में लगभग एंड कर देंगे हम लोग जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग जी, और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। कोई भी एग्जाम आ जाए, परीक्षा वाणी उसमें बहुत अच्छी साबित होगी आपके वहां पर जी एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, याद करिए अच्छे से चीजों को। धन्यवाद।